students, welcome to e-learning classes of माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. Myself Dr. Tanu Shrivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad, presenting chapter 5 states of matter, mainly gas and liquids, lecture 1. Today's content is introduction, intermolecular forces, thermal energy, gaseous states and gas law. इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों? मैटर आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज़ अ मैटर क्या होते हैं कि जिनमें मास होता है और वो स्पेस, जैसे कि हमने क्या पढ़ रखा है कि जिसमें भार होता है और वो जगह को घेरते हैं. घेरने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो देखिए इसमें मास भी है और वेट यानी जिसे कहते हैं, और इसने इस जगह को, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है. तो कोई भी आपका मैटर होता है वो 3 फेजेस में या 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और ये जो स्टेट्स हैं वो क्या होती है कि एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन आइदर द 3 स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. मतलब अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दें तो इस जो स्टेट्स होती हैं आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये चेंज हो सकती हैं, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में और कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आपको देखिए नीचे वही चीज़ों में भी बताया कि सॉलिड चेंज कैन बी लिक्विड्स एंड लिक्विड गैसेस में. वाइसी वर्सा का मतलब होता है कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड्स में आपका मतलब कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होगा. ऐसा नहीं है कि हम एक कोई भी टेम्परेचर, एक फिक्स अप्रोप्रिएट कंडीशन होगी कि इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे आपका ये क्या होगा, पॉसिबल होगा. देन ये देखिए चेंजेस ऑफ मैटर है. अब यहाँ पे देखिए कि आपको पता है कि ये देखिए सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे आपने पढ़ रखा होगा बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? मेल्ट कहते हैं ना, कि मेल्ट हो गया, पिघल गया जिसे आप कहते हो. नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या यूज़ करते हो कि सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग. फिर क्या है कि अगर आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. क्या बच्चों? सब्लिमेशन. और अगर आपका यहाँ से आप ऐसे करके देख लो, फिर सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग. लिक्विड गैस में तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉयल करते हैं ना पानी को. तो लिक्विड अगर वेपर या गैस में कन्वर्ट हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग. और अगर आपका गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं डिपोजिशन. ये बच्चों लिखा हुआ है डिपोजिशन. ठीक है. अब जस्ट अपोजिट वाइसी वर्सा मैंने आपको क्या कहा कि सॉलिड लिक्विड में, अगर लिक्विड सॉलिड में बर्फ जम गई, लिक्विड सॉलिड में बन गया तो उसे हम कहते हैं फ्रीज. फ्रीजर में कहते हो ना, फ्रीज में कर रहे हैं तो वो फ्रीजिंग हो गई आपकी. और गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसे हम कहते हैं कंडेंस कर लिया. लिक्विड को हमने कंडेंस कर लिया तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन. और अगर गैस को आप यहाँ से गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं डिपोजिशन, और इसी सॉलिड को अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. ठीक है. अब आते हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. बिटवीन टू को हम कहते हैं इंटर मतलब होते हैं हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट. तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो के बीच में, और इंट्रा मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही. तो यहाँ पर देखियो कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा. एक मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. अब कैसे? अब वो दो मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं बच्चों, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. तो वो क्या होता है? कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आपको पता है कि सिंपल लैंग्वेज में देखिए कि अगर अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम मेरे अंदर या आपकी फ्रेंड के अंदर, अगर आप जैसे कि आप जिस एवरेज स्टडी में हो और साथ में आपका फ्रेंड भी एवरेज स्टडी में हो तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन जो पढ़ने में अच्छा है उसकी तरफ क्या होते हो? अट्रैक्ट होता है. तो उसका मतलब क्या होता है कि अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्वालिटी. तो उसी तरीके से जब अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज. एंड बिटवीन द सेम charge the force is called as the
रिपल्शन। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस के बीच में भी हो सकता है, लिक्विड के बीच में भी, और वो सॉलिड के बीच में भी हो सकता है। तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, क्योंकि बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि अगर ये NaCl है, ये देखिए ये Na पे पॉजिटिव, Cl पे, ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ये आपका Na और ये Cl, तो NaCl जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अपोजिट चार्ज के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर आर रिगार्डेड एज अ कंडेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लिक्विड को सॉलिड में करते हैं तो वो उसकी क्या होती है, कंडेंस्ड स्टेट होती है। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, इसमें देखिए कि अगर आप गैस को लिक्विड में वो करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड स्टेट्स। देन अब ये जो फोर्स ऑफ आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है स्टूडेंट्स, ये कितने टाइप्स का होता है आप ये देखिए। अब क्या होता है, दिस जो ये फोर्सेस जो बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों लग रहे हैं, ये इन्हें हम वंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स देख रहे हो ना, जो अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही वीक होता है। वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, वीक होता है, कि हम इसे गर्म करें या कोई कंडीशन ऐसे प्रोवाइड करें तो वो ब्रेक हो जाता है। तो वीक फोर्स अभी कितने टाइप्स के हैं, पहला आपका क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, तीसरा है डिस्पर्शन फोर्स। अब इसमें क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड अमंग वंडरवॉल। ये जो आप आयन नीचे जो दो लिखे हुए हैं फोर्स, ये आयन डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इसे हम वंडरवॉल में कंसीडर क्यों करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो वंडरवॉल फोर्स होता है बच्चों वो वीक होता है। लेकिन आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे और आयन डाइपोल, जो नीचे दो फोर्सेस आपके लिखे हुए हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपके क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। तो और वो किस फ्यू एलिमेंट, वो सब पे नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो दो स्ट्रॉन्ग है, it is the ion dipole interaction and hydrogen bonding, and van der Waals force is a weak force and it involves three forces, that is dipole dipole forces, dipole induced dipole forces and dispersion force। अब बहुत ही लग रहा होगा आपको, लेकिन बच्चों समझिए आप कि डाइपोल डाइपोल, पोल्स जानते हो, कहते हो ना साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो उस पोल्स को हम क्या कहते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं ना, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन है कि डाइपोल ये कहाँ होगा, कि ऐसे दो एलिमेंट हो बच्चों, कंपाउंड है विद डिफरेंट, दो ऐसे एलिमेंट्स हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ खींच ले। तो जब वो खींच लेता है, कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों ये HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर ये HCl बना, हाँ, तो H के एक इलेक्ट्रॉन, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो Cl के आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन आपको पता है कि जो क्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, लेता नहीं है, क्योंकि ले लेगा तो आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें क्या है, जैसे कि हम एक पेंसिल ले रहे हैं और हमारे अंदर शेयर खींच रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले की थोड़ी सी पावर ज़्यादा हो लेकिन वो पूरा ले नहीं पाए, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ, उसकी तरफ ज़्यादा वो खींचा रहेगा, तो झुकाव जिसे कहते हैं, ठीक उसकी तरफ झुका रहेगा। तो इस वजह से क्लोराइड के ऊपर, क्योंकि इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, ले नहीं रहा है, अगर ले लेता तो कंप्लीट नेगेटिव आता है। ये जो डेल्टा लगता है इसे हम कहते हैं बच्चों पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जैसे ये मॉलिक्यूल और इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो, डिफरेंस, तो जो दो पोल्स डेवलप हो गए, दो पोल्स डेवलप हुए ना बच्चों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये जो अपोजिट दो पोल्स डेवलप हो गए इसे हम कहते हैं डाइपोलर मॉलिक्यूल। और जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरा मॉलिक्यूल HCl का आएगा
तो क्या होगा इनके बीच में, देखिए बच्चों ये अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो इनके बीच में यहाँ देखिए ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है क्योंकि दो डाइपोल वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, तो इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एक्ट्स एज बिटवीन टू पोल बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में आगे क्या है कि हम डाइपोल मोमेंट होता है कि कितने मोमेंट से ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये बच्चों फिजिक्स में आप पढ़ोगे। लेकिन आप यहाँ पे बस ये कर लो कि पोल्स, अगर अपोजिट पोल्स डेवलप हो रहे हैं, अपोजिट पोल्स तभी डेवलप होंगे जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा पूरी तरीके से वो उसे क्या कहते हैं अट्रैक्ट नहीं कर लेगा। तो शिफ्टिंग की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इनके बीच में देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अगर पोलर मॉलिक्यूल, तो इसे हम क्या कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। और जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिटवीन पोलर, डाइपोल है तो पोलर मॉलिक्यूल। देन वी मूव थ्रू द सेकेंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मैंने आपको क्या बताया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है पोलर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा डाइपोल, तो डाइपोल से आपको समझ में आएगा कि कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो एक तो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो आपका पोलर होगा, ठीक है, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड वर्ड पकड़ो बच्चों, डाइपोल डाइपोल नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कहने का मतलब है कि जिस मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप हो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को पोलैरिटी डेवलप कर दे, इंड्यूस्ड कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि ये जिनॉन है तो ये नॉन पोलर है, वाटर आपका क्या है पोलर है। इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इसमें जिनॉन, ये जिनॉन है Ze, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाए तो डाइपोल इंड्यूस्ड। डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर को इंड्यूस कर रहा है कि तू भी पोलर हो जा, तो उसे हम क्या कहते हैं पोलर हो जाएगा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन और फोर्सेस। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नॉट ओनली बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परमानेंट मॉलिक्यूल बट ऑल्सो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परमानेंट डाइपोल एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही आपका ये फोर्स लगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा क्या हो नॉन पोलर हो, तो जो अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होगा बिटवीन अ पोलर एंड अ इंड्यूस्ड पोलर, इसकी वजह से इस नॉन पोलर पे आपका क्या हो जाए डाइपोल डेवलप हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। देन थर्ड डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। डिस्पर्शन फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये बहुत ही वीकेस्ट, मैंने आपको क्या कहा कि जितने भी आपके वंडरवल फोर्स है ये बहुत ही वीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी क्या है अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें क्या है कि ये टेम्परेरी क्या है अट्रैक्टिव फोर्स है that results when the electron in two adjacent atom occupy position that make the atoms from temporary dipoles, ठीक है। दिस फोर्स इज समटाइम्स कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का देखिए कोई भी अगर ये आपने ऐसा कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसपे कि देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपना मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब जब वो मूव कर रहे हैं तो मूव करने के बाद क्या होता है कि ये क्या करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने में ही शिफ्ट कर दे, ठीक है। ये देखिए क्या है कि ये दो अगर आप इसके एडजेसेंट ले तो ये क्या करेगा दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, या उससे एक्सेप्ट कर ले। तो इसके बीच में क्या होता है अपने आप ही, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जब डेवलप्ड हो गया तो वो क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी एक तरीके का वहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल था। यहाँ पे क्या कि दो नॉन पोलर आप ले रहे हैं कि तो इंड्यूस्ड डाइपोल हम इसे क्या कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर आपको बच्चों बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि दो एटम्स आ जाए जैसे उस पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होगा
और इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, तो क्या करते हैं कि टू एडजेसेंट ऑक्यूपाई पोजीशन दैट मेक्स द एटम्स फॉर्म टेम्परेरी डाइपोल। वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन देखिए इधर से निकल करके शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव और जिसने दे दिया तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है। ये टेम्परेरी ऐसे अचानक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो जाते हैं तो टेम्परेरी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डेवलप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ये देखिए यहाँ आ रहा है, इससे आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस एनिमेशन के थ्रू। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट है नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ऐसा कोई आपका ऐसे कि एलिमेंट मैं नहीं बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है या डाइपोल मोमेंट है। ये क्या है कि अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ऑर्बिट में, तो मूव कर रहे हैं। और दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, अचानक से मतलब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं, तो एक पे आपका पॉजिटिव आया, एक पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं टेम्परेरी, और होता नहीं है ऐसा। ठीक है, देन स्टूडेंट्स वी मूव थ्रू द आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको क्या था कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैसे होगा, आयन डाइपोल। आप वर्ड्स पकड़ा करो कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, आयन डाइपोल मतलब कोई ऐसा आयन होगा जिसपे आयन क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो कैटायन होगा, नेगेटिव होंगे तो एनायन होगा। तो कोई आयनिक मॉलिक्यूल हो और दूसरा आपका डाइपोल है, तो उससे हम क्या लगा लेंगे कि वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। पोलैरिटी जो मैंने आपको बता रखा कि जैसे HCl है, SO2 है, जिसमें कि क्या है कि एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। तो आप वहाँ से क्या करोगे कि उनके बीच में जो अगर इंट्रैक्शन हो, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा एनायन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखिए ये नेगेटिव है तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच में बच्चों जो इंट्रैक्शन होगा या अट्रैक्शन लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये वहाँ पे होगा कि आयनिक कंपाउंड, जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे और जो डिजॉल्व मतलब समझते हो हम क्या करते हैं, घोलते हैं, जिसे आप घोलना कहते हो। तो कोई भी अगर आयनिक मॉलिक्यूल जिसपे आयंस प्रेजेंट हो, किसी पोलर लिक्विड, अब पोलर लिक्विड क्या होगा, पोलर, अब आप पोलर वर्ड से ही समझोगे कि इसमें पोलैरिटी डेवलप हो। पोलैरिटी कहाँ होगी कि एक पे पॉजिटिव हो पोल और एक पे नेगेटिव, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पोल। ठीक है, तो वो कब आती है, जब आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो और दूसरा क्या हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, देन अब आपका क्या आता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से आप समझ में रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाइड्रोजन वर्ड से कि हाइड्रोजन होगा आपका, उसी से आपने मतलब ये देखा होगा कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर। स्टूडेंट्स ये क्या है, इंटर। मैंने आपको क्या कहा कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है ये फोर्स, तो वो आपका क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर। इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन, वहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो आपको पता है कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है कि 6 इसके पास होते हैं। ठीक है, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करता है कि ये देखिए बॉन्ड बना लेता है। तो जब दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो इस पहले वाले का हाइड्रोजन और दूसरे वाटर का ऑक्सीजन, क्योंकि क्या है इसमें हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग बनती है, किसकी, सेकंड मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द वाटर के ही। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखिए द एंटी क्या है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और अ ग्रुप। इसमें क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन अ लोन पेयर ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिच डोनर एटम पर्टिकुलरली द सेकेंड रो एलिमेंट। मतलब क्या है कि देखिए हाइड्रोजन है और आपको पता है कि ये वाटर है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कि तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन ने इसने बनाया, एक हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ में बना लिया, तो वो क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हाइड्रोजन और इंटर कह रही हूँ, तो जब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो इस वाले और हाइड्रोजन का और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये आपकी बॉन्डिंग डैश डैश से हम दिखाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बना दोगे आप पूरी तो ये परमानेंट आपकी नॉर्मल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, डैश डैश होगी। ये देखिए, देन अब थर्मल एनर्जी। मैंने आपको इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बीच में भी बता दिया कि
थर्मल, थर्मल समझते हो? थर्मल का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर या हीट से होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इसे हम हीट एनर्जी भी कहते हैं। और हीट कब होती है? जब आप उसे टेम्परेचर दे दोगे। गर्म करोगे, कहते हैं ना हीट हो गया, गर्म हो गया, इसे ऑफ कर दीजिए। तो हीट का मतलब क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर देते हो तो जल्दी गर्म होता है। क्यों जल्दी गर्म होता है? टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलाइड। कोलाइड का मतलब समझते हो? गर्म कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, आपस में टकराते हैं बच्चों। टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो टकराते तो उससे हीट एनर्जी, उसकी थर्मल एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी देखिए आपस में कोलाइड कर रहे हैं, फास्टर। और यहाँ पे कम है तो धीरे धीरे। तो वही है कि द एनर्जी दिस कम्स फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ द हीटेड सब्सटेंस। इस आप क्या करो, सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो। जब गर्म करते हो तो कोलिजन ज़्यादा होता है, टकराते ज़्यादा है, तो जो एनर्जी निकलती है इनसे उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल। थर्मल का मतलब कि टेम्परेचर देने पर एनर्जी रिलीज हो रही, तो थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। ये देख लीजिए। अब ये प्रोसेस जो मैंने आपको बता रखा है, इससे आप देख लो कि कब आपकी जो एनर्जी होगी वो आप उसे हीट करोगे, और कब आप उसको क्या करोगे बच्चों, कि कब वो बढ़ेगी कब कम होगी। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड है, इस सॉलिड्स को जब आप गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो आप सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो थर्मल एनर्जी बच्चों आपकी क्या होगी, देखिए इंक्रीज करेगी। ये देख लीजिए, ठीक है। अब क्या है, जब गैस से सॉलिड में जा रहे हो, जब गैस से सॉलिड में जाओगे तो क्या करोगे, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जब आप गैस से सॉलिड में जा रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो थर्मल एनर्जी आपकी क्या होगी, देखिए डिक्रीज करेगी। अब आपको पता है कि यहाँ से गैस से जब आप क्या करते हो, लिक्विड बना रहे हो आप, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस करते हैं। जब हम कंडेंस करते हैं तो भी आपकी क्या होती है, थर्मल एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है। और जब आप इसकी इवेपोरेशन करोगे, ये देखिए यहाँ पे लिक्विड से जब गैस बनाओगे, तो लिक्विड से जब गैस बनाते हो तो आप उसको गर्म ज़्यादा करना पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। तो दिमाग में ऐसे एक लगाओ कि टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, हीटिंग ज़्यादा होगी, तो आपका क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब फ्रीज करते हो तो आपको पता है कि बच्चों जब हम लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो आपको टेम्परेचर कम देते हैं, तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। देन कुछ आपको पता होगा जो कि बच्चों आप 10th की क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। ये क्वेश्चंस नॉर्मली आता है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर रही हूँ या रिवीजन कर रही हूँ आपके प्रीवियस जो भी आप पढ़ के आए हो। देन रिजिडिटी समझते हो, मतलब टाइटनेस या कठोर जिसे आप कहते हो। रिजिड, तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड नहीं हो, रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा। आप पकड़ोगे, आप इसको प्रेस करोगे तो वो दबते नहीं है सॉलिड, ठीक है। हम कहते हैं ना कि किसी इंसान को भी हम कहते हैं कि ही इज़ या शी इज़ वेरी रिजिड। क्यों? क्योंकि वो पत्थर जिसे हम कहते हो, या पत्थर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टाइट सॉलिड होता है, तो ये कंप्रेस नहीं होता, दबता नहीं है। लिक्विड क्या है, लिक्विड तो रिजिड होता ही नहीं है, फ्लो करता रहता है। गैस आज ऑल्सो नॉट ई रिजिड, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम, आपको पता है कि सॉलिड का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। अगर हमें कह दें कि सोप है तो आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है या ओवल शेप है, और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड का क्या है, जिस ग्लास है, जिस उसमें आप डालो या जिस कप में वो करोगे तो उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन उसका शेप क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है। लेकिन जो आप गैस की बात करते हो ना, तो गैस में ना तो शेप होता है बच्चों, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब फ्लूइडिटी समझते हो कि फ्लो, सॉलिड के फ्लो कर सकता है, एक जगह रख दीजिए सॉलिड को तो वो तो वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। लेकिन लिक्विड क्या है, फ्लो करता है, कहते हैं ना ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे वो फ्लो करता है। और गैस का क्या होता है, कहते हैं ना कि ये एयर में है, इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है। तो गैस जो होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, वो एयर में एवरीवेयर है, यानी ऑल डायरेक्शन में। और कंप्रेसिबिलिटी मैंने बता रखा है कि अगर आप कैन नॉट बी कंप्रेस, अगर दबाओगे सॉलिड को तो वो दबेगा नहीं बच्चों। लिक्विड क्या कंप्रेस कर जाएगा ईजिली, गैस भी ईजिली कंप्रेस करेगा, हाँ, ठीक है। अब गैशियस स्टेट, जो कि आपका सारे लॉज इसी पे मतलब क्या है, डिपेंडेंट है एक तरीके से। अब क्या है, गैशियस जो स्टेट्स होती है वो आपको पता है कि सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है ऑल थ्रीज में, और यूनिफॉर्मली, क्योंकि ऑल डायरेक्शंस में, तो ये बिहेवियर में ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मली है, ठीक है। और इसका जो बिहेवियर है इस गैसेस का क्या है कि ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर और कलर और ओडर। अब एक बार इसकी प्रॉपर्टीज़ फिर से मैं बता रही हूँ आपकी कि हाईली कंप्रेसिबल है,
ठीक है। आप क्या करते हो, इसे कंप्रेस करके इसके स्मॉलर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो। और अगर इसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करना है तो वो कैसे होगा आगे बताऊंगी। डेंसिटी इंक्रीज़ करना है तो आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी और वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आफ्टर कंप्रेस करने पर। कंप्रेस मतलब होता है बच्चों प्रेशर लगा के दबाना। जब प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो दब जाएगी ना, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। देन यू केम टू द गैस एक्सपेंड विदाउट लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं है बच्चों, गैस के लिए कोई लिमिट नहीं है। वो क्या करती है, एक्सपेंड, फैलना जिसे कहते हैं, एक्सपेंड करती है, जैसे एटमॉस्फेयर या कहीं पर भी हो तो फैलेगी। और ये क्या है, ऑक्यूपाई कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ एनी कंटेनर। और किसी कंटेनर में अगर गैस को आप कंटेन करो तो वो यूनिफॉर्मली एक तरीके से सब जगह ऑल डायरेक्शन पे पूरी तरीके से फिल हो जाएगी, जितना अगर आप उसको कंटेनर में कंटेन करना चाह रहे हो, ठीक है। और गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अगर गैस को जो आप किसी कंटेनर में कंटेन करोगे तो ये ऑल डायरेक्शन में बच्चों सेम यूनिफॉर्म एक जैसा ही प्रेशर क्या होगा, लगाएंगी। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि गैस क्या होती, हम उसे दबाते हैं तो कंप्रेस होती, जो फैलाएंगे तो वो ऊपर जब पुश होगी तो फिर एक्सपेंशन भी तो होगा। तो कंप्रेस दबना एक्सपेंशन कहते हैं फैलने को, तो प्रेशर लगाएंगे तो वो हर डायरेक्शन पे एक जैसे क्या होगी, यूनिफॉर्मली जाएगी। अब गैस क्या है, डिफ्यूज भी करती हैं, डिफ्यूज रैपिडली टू ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस, क्योंकि वो ऐसे क्या करेंगी, रैपिडली फ्लो करेंगी कि वो हर डायरेक्शन पे उसका होमोजीनियस मतलब एक जैसा मिक्सचर मिले आपको, ठीक है। अब क्या, कन्वर्सली डिफरेंट गैसेस इन अ मिक्सचर लाइक एयर डू नॉट सेपरेट और स्टैंडिंग, अगर आप इसको गैसेस के पास ये एयर आप ले लो उसमें डिफरेंट गैसेस हो तो उससे आप क्या करो, सेपरेट नहीं कर सकते हो रखने पर पे, ठीक है। अब क्या है, कुछ यहाँ पे यूनिट्स हैं बच्चों कि प्रेशर को आप किस में करते हो। ये देखिए, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीए मतलब पास्कल होता है, और ये एमएम एचजी मरकरी टॉर हम कहते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर क्या है, केल्विन में है। वॉल्यूम ऑफ का लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और मोल्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, मोल्स को मोल्स या एमओएल भी लिख सकते हैं। अब प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर और मैनोमीटर होता है। आपको पता है टेम्परेचर हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, और वॉल्यूम को ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है बेटा। जब आप लैब में देखोगे तो एक सिलेंडर होता है ऐसे करके, उस पर ग्रेजुएटेड इसलिए कहते हैं, उस पर 50 ml, 25 ml, 5 ml ऐसे करके सिलेंडर की शेप का होता है, बना हुआ होता है। और मोल्स को तो आप मेज़र नहीं कर सकते, तो काउंटेबल है, उसे हम वेट और मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड करके निकालते हैं। अब क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ओवर एरिया बाय कोलाइडिंग गैस पार्टिकल, इसका मतलब होता है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है ये आप कैसे मेज़र करोगे। प्रेशर क्या है, जो फोर्स एग्जर्ट करेगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, एग्जर्टेड ओवर एरिया बाय कोलाइडिंग, के जो गैस पार्टिकल्स जब आपस में टकराएंगे तो जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे उस एरिया पर, उससे हम क्या करते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो वो जब हम फोर्स लगाएंगे जितने एरिया में, वो क्या करेगी, जो फोर्स एग्जर्ट करेगी, जो फोर्स लगाएगी, तो उससे हम क्या करते हैं, प्रेशर को निकालते हैं। और टेम्परेचर क्या है, जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल से, जिस एनर्जी से वो क्या, मैंने बताया था थर्मल एनर्जी, काइनेटिक टेम्परेचर लगाया और वो कोलाइड कर रहे हैं, उससे आप मेज़र करोगे। और वॉल्यूम को तो आपको पता है कि कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, उससे आप वॉल्यूम निकालोगे। दूसरा, अगर मोल्स निकालना है तो आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और यह एमएम बच्चों मिलीमीटर है आपका। अब स्टूडेंट्स, गैसेस लॉ है, गैस लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। तो बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1662 में, रॉबर्ट बॉयल इनका नाम था, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल इनका नाम था। इन्होंने एक वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन बताया। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रेशर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप कोई रिएक्शंस या कोई प्रोसेस कर रहे हो तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं कि आप बढ़ाओ या घटाओगे, इंक्रीज और डिक्रीज करोगे। तो प्रेशर इज इन्वर्सली का मतलब होता है 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ, अब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली विद द प्रेशर। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखिए आपका प्रेशर क्या है, यहाँ देखिए प्रेशर पहले 1 था, यहाँ क्या किया आपने, प्रेशर बढ़ाया,
तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर लेकिन बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट। देखिए इधर भी 300 है, इधर भी 300 है। तो अगर किसी भी चीज़ का अगर आप प्रेशर, गैस, क्योंकि हम सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, हमारा कोई लिक्विड नहीं है, और इन जो ये लॉस थे ये ओनली मतलब डिपेंड करते थे सिर्फ गैसेस की प्रॉपर्टी पर, सॉलिड लिक्विड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बॉयल ने एक्सप्लेन किया था कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों ये देखिए कि जो भी आपका वॉल्यूम या प्रेशर है वो प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपने यहाँ हटाया तो इसको हम v इज इक्वल टू के कांस्टेंट k बाय के इंटू, इसको इस तरह लिख दो k इंटू 1/p भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लिख लीजिए। फिर ये पी वी का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो k कांस्टेंट आ जाएगा। v आपका बच्चों क्या है, वॉल्यूम है। p आपका क्या है, प्रेशर है। और k क्या है, कांस्टेंट। तो ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, PV इज इक्वल टू k। टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, और जो k की वैल्यू है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द यूनिट्स इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, कि ये डिपेंड करती है कि आपका अमाउंट ऑफ गैस कितनी है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ओवर वॉल्यूम होता है बच्चों। तो ये जो गैस है वो उसके अमाउंट या मास या उस पर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, और यूनिट्स इन विच P एंड V आर एक्सप्रेस। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमने दो गैसेस ले ली है, ठीक है। V1 एक गैस का है, प्रेशर P1 उस गैस का है, और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर आप क्या करेंगे, वो हमने गैस ली और फिर क्या किया, एक ही गैस ली, लेकिन कुछ समय के बाद जो मैंने आपको पीछे दिखा रखा है कि हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर P1 से हमने क्या किया बच्चों, P2 कर दिया, और जब P बढ़ा दिया इसे इंक्रीज़ किया, इसलिए I लिख रही हूँ। तो वॉल्यूम आपको पता है कि V से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली वाली का क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू, पहली आप देख लीजिए P1 V1 इज इक्वल टू, कि टेम्परेचर हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट। P2 V2 इज इक्वल टू K, तो दोनों का ये क्या है, कांस्टेंट ही है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस P1 और P2 को देखिए बच्चों नीचे ले आइए, तो इधर क्या हो जाएगा, V2 बाई V1। क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप बच्चों देख रहे हो कि आपकी गैस है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, P, इस तरह भी इसको कर सकते हो, P K बाई V1, P2 K बाई V2। अब जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट कांस्टेंट हट जाएगा, ये V2 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल रिलेशन आपका क्या होगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ है कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया या तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो P1 से P2, तो वॉल्यूम V1 से V2 डिक्रीज कर जाएगा। और ये न्यूमेरिकल आता है बच्चों कि P1 V1 अगर दिया हुआ है, P2 दिया है तो आप V2 निकाल सकते हो, अगर V2 दिया है तो आप P2 निकाल सकते हो। ये लेक्चर है बच्चों बॉयल्स लॉ, पहला लॉ मैंने बताया, ये यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट में मैं आपसे आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू तब तक बच्चों। देन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि जो बॉयल्स लॉ होता है, आपका जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इस प्रोपोर्शनली के साइन को हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट लगाते हो, तो PV इज इक्वल टू K। इट इज़ ओनली, ऑल लॉज आर अप्लीकेबल, मैं क्या बता रही थी, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बलून होता है, गैस फिल्ड बलून्स होता है, तो बलून इज़ पार्शियल फिल्ड ऑन द ग्राउंड। जब आप उसको ज़मीन पे खड़े होकर के, जब ज़मीन पे रहता है ग्राउंड, तो हल्का पार्शियली फिल्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है आप देखते हो कि बलून फैलने लगता है, एक्सपैंड करता है, या आप कहते हो कि बड़ा हो रहा है। तो क्यों होता है, ये होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जैसे आप ऊपर जाते हो तो वॉल्यूम
एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो आपको पता है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो जो आपका प्रेशर है, और आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे हो ना स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में लगता है, वो क्या होता है, कम होता जाता है। तो जब प्रेशर कम होता है तो कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। और तो इसलिए आपको जो बलून होता है वो आपका ज़्यादा फिल दिखता है गैसेस से एज कंपेयर टू द ग्राउंड। यही लाइन यहाँ पे बच्चों मेंशन है। द एक्सपेंशन इज गैस वॉल्यूम इज ड्यू टू द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग द बलून, क्योंकि बलून आपका एटमॉस्फेयर में गया, उसके सराउंडिंग आपका क्या है, एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे जो प्रेशर लगता है वो आपका क्या होता है, प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वो क्या होगा, अगर वो कम है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम इंक्रीज तब करता है जब कोई चीज़ फैलती है, जिसे आप कहते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। देन ऑल्सो बॉयल्स लॉ शोज, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपेंशन मतलब फैलना, कंप्रेस्ड मतलब सिकुड़ना। तो कंप्रेस करने से अगर किसी चीज़ को आप सिकोड़ोगे तो वो क्या करती, घनी सी लगती है ना, डेंस, जैसे करते कोई चीज़ फैला के रख दो अपने घर पे, कोई भी चीज़ पूरे कमरे में फैला के रखो तो वो उतना कमरा आपका दिखेगा नहीं कि आपके कमरे में सामान क्या है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को एक छोटे से एरिया में या बेड पे ही ऐसे समेट दो तो लगेगा ना भरा भरा सा, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, डेंसर। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू कंप्रेस, इसे ही कहते हैं कि कंप्रेस करने से क्या होता है कि वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, जब आप कंप्रेस करते हो तो आपका एक तरीके से क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कहने का मतलब आपका क्या है कि जो आपकी डेंसिटी है, देखो बच्चों, D इज इक्वल टू M/V होता है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, और कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, घट रहा है, तो डेंसिटी यहाँ पे देखिए इंक्रीज करेगी। और ये जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो बॉयल्स लॉ का, वो मैंने कहा था कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो गया। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो गया तो वहाँ के केस में जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो वो डेंस हो जाती है। डेंसर का मतलब डेंसिटी उसकी बढ़ जा रही है। तो अगर आप देखो कि अगर डेंसिटी वॉल्यूम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम आपका क्या है, देखिए V आपका क्या है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और D आपका क्या है बच्चों, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कहने का मतलब है जो P है वो डेंसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर घटाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ये है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। देन बच्चों में आते हैं चार्ल्स भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी एक रिलेशन, ये सारे रिलेशंस जो हैं वो बेस्ड ऑन द गैसेस के ऊपर कहते हैं कि फॉलो किया जाता है, गैसेस के ऊपर हमें इन्हें। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे हमने बॉयल्स में क्या किया था बच्चों, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था। यहाँ हम क्या करेंगे, सॉरी, वहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे। अगर प्रेशर को कांस्टेंट देंगे तो इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो आपका क्या था, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम of a fixed amount of gas is directly proportional to the temperature T। कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपका कोई भी आप प्रोसेस करा रहे हो या गैस होगी वो क्या करेगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब कैसे करता है ये देखिए रिलेशंस देखिए बच्चों कि V जो मैंने भी आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का बच्चों मार्क हटाओगे तो आप क्या लिखोगे, TK कर सकते हो, ठीक है, TK। ये देखिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब T को क्या कर सकते हो, अगर आप नीचे ले आओ तो V/T इज इक्वल टू भी तो K हो जाएगा ना, कि अगर ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए V/T इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। K लिख लीजिए या सिर्फ कांस्टेंट लिख लीजिए, हम इसे मान सकते हैं अगर K लिखा है तो वो भी एक कांस्टेंट है, और हम इसे सिर्फ वर्ड में भी कांस्टेंट लिख देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर वॉल्यूम, अगर हम गैस को देख रहे हैं कि उस गैस में क्या कंडीशंस है और गैस एक्सपैंड कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सपोज हम मान लेते हैं लेट का मतलब कि लेट V1 इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एज टेम्परेचर T1। हमने मान लिया कि V1 जो वॉल्यूम है वो T1 टेम्परेचर पे है, जो भी आप देख रहे हो किसी भी गैस को हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर आपका क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। फिर अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया तो T1 से क्या हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर V बढ़ाओगे तो T भी बच्चों क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर T बढ़ गया तो वॉल्यूम भी V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
क्योंकि के में बच्चों के तो कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए सेम होगा। तो हम अगर लिखना भी चाहें अलग से, अगर इस तरह लिख ले V1 T1 इज इक्वल टू के, ठीक है, V2 T2 इज इक्वल टू के, तो देखिए के दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे तो ये देखिए बच्चों, ये आपका फाइनल रिलेशन आएगा कि अगर आपकी अगर गैसेस आपकी दी हुई और ये दिया रहे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया V1 से V2 और टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, तो रिलेशन क्या होगा। और अगर एक गैस का वॉल्यूम, अगर ये न्यूमेरिकल के लिए भी बच्चों आता है कि अगर टेम्परेचर V1 दिया है, वॉल्यूम टेम्परेचर T1 दिया है और टेम्परेचर T2 इंक्रीज कर गया तो V2 निकालिए। न्यूमेरिकल में आप देखते ही हो कि अगर 3 वैल्यूज़ दी हुई है तो 4th वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या था बच्चों, ये आपका चार्ल्स लॉ था। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं हम कि ये देखिए क्या है कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए प्रेशर दोनों पे क्या है, सेम है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है इसलिए है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, आपको मैंने बता भी रखा है कि वो जो आपके गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टक्कर जिसे आप कहते हैं, कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, टक्कर होती है, तो टक्कर होने से एक दूसरे को पुश करते हैं, पुश कर धक्का देते हैं, जिससे कि वो फैलने लग जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ड्यू टू कोलिजन या टक्कर की वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आपका ये वॉल्यूम है इस वाई एक्सिस पे, और यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया है, टेम्परेचर ले रहे हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारा वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देन अनदर लॉ, गैलुसैक्स लॉ। हर लॉ है, जैसे बॉयल्स का था तो बॉयल्स को क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम लॉ। चार्ल्स है तो वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ। तो जो आपकी 3 ही सिग्निफिकेंट है जो मैंने इंटरचेंज होते हैं, एक आपका प्रेशर है, एक वॉल्यूम है और एक टेम्परेचर है। बॉयल्स हैं तो उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो रिलेशन किसके बीच में निकला, पीवी के बीच में। चार्ल्स थे, उन्होंने पी को रख दिया कांस्टेंट, तो रिलेशन किसके बीच में निकला, वी एंड टी के बीच में। अब आए तीसरे साइंटिस्ट गैलुसैक लॉ, जिन्होंने प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप इसे हम कहेंगे, तो यानी V आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखिए एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देखें तो प्रेशर बढ़ाइए या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो वही जो मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटेगा, तो P/T इज इक्वल टू टी के कर दो या T कांस्टेंट कर दो, तो T नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास, इसमें ये फिक्स है, सिर्फ रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। बच्चों ये जो रिलेशंस है ये कभी कभी बस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशंस ऑफ द गैलिसॉक लॉ, लॉ के बारे में पूछा जाता है, और ये दे दिया जाएगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आप ये बताओगे कि ये गैलुसैक लॉ है, चार्ल्स नहीं लगाओगे, बॉयल्स नहीं लगाओगे। और न्यूमेरिकल अगर आ गए कि P1, एक गैस का P1 T1 दिया है, दूसरी गैस का P2 नहीं दिया है तो T2 निकालना हो, अगर T2 दिया हो तो P2 निकाल लीजिए। देन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आप क्या कर रहे हो बच्चों कि ये देखिए मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम आपका क्या रहेगी, ये आपका प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये देखिए टेम्परेचर जैसे वैसे बढ़ा रहे हो तो आपका क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, और वॉल्यूम आपका क्या है कि वॉल्यूम आपका जो भी था वो फिक्स है, ये देखिए कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम है जो कि सबका देखिए सेम है। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो प्रेशर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है एवोगाड्रो लॉ। अब ये तीसरा लॉ है कि एवोगाड्रो लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम अमाउंट। अमाउंट हम केमिस्ट्री में जब भी अमाउंट की बात करते हैं तो आपको लगता होगा बच्चों कि ये हमारा वेट है, ठीक है, ये वेट की बात कर रहे हैं हम, किसी भी मॉलिक्यूल की वेट की बात कर रहे हैं। तो जहाँ वेट हो तो उसे हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए कितना वेट है, किसी भी गैस हो या किसी भी एलिमेंट हो या आपका सॉलिड हो लिक्विड हो, उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो एवोगाड्रो ने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस
ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखिए वी आपका क्या है, वॉल्यूम, कि अगर इक्वल है सबका वॉल्यूम गैसेस का तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी इक्वल होंगे। एन मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी गैस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी जो गैस है वो आप कैसे निकालोगे, वेट को मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे। आपको पता है कि एवोगाड्रो कांस्टेंट भी होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर 1 मोल, यहाँ पे तो हम मोल्स अपने आप निकाल रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि 1 मोल गैस के लिए, तो आपको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए कि एवोगाड्रो लॉ है, इस पर मैं न्यूमेरिकल करा दूंगी जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर कंडीशन सेम है। और जो भी गैसेस हमने लिए कि उसका अगर वॉल्यूम इक्वल है तो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। मोल्स कैसे निकालते हैं हम, वेट को हम स्मॉल एम से, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल एम से हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा पर्टिकुलर गैस। लेकिन किसी भी गैस का अगर 1 मोल दिया है तो उसमें नंबर ऑफ जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे।